नमस्कार दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज के तौर पर हम लोग प्रियम्बल के बारे में चर्चा कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दो टर्म्स के बारे में बताया था जो कीवर्ड्स आपके प्रियम्बल में यूज किए गए हैं। पहला जो वर्ड्स था प्रियम्बल की जो ओपनिंग लाइन की वो सॉवरेंटी, दूसरा सोशलिस्ट और तीसरा सेकुलरिज्म। सेकुलर, ये तीन वर्ड्स को हमने डिफाइन किया था, एक्सप्लेन किया था। उसी क्रम में आज आगे अगले वर्ड्स की चर्चा करेंगे। मैंने आपसे बताया था कि जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तो उस समय आपके यहाँ सिर्फ सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक वर्ड को यूज किया गया था। और मैंने यह भी बताया था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में आपके प्रियम्बल में तीन वर्ड्स को जोड़े गए थे और पहली लाइन में आपके सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड को जोड़ा गया। तो प्रेजेंट टाइम में इस लाइन में 5 वर्ड हैं। तो हम लोगों ने सॉवरेंटी को पढ़ लिया है, सोशलिस्ट को पढ़ लिया और सेकुलर को पढ़ लिया। तीनों यस आपके कंप्लीट हो गए। आज उसी के क्रम में आगे पढ़ेंगे हम डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, डेमोस प्लस क्राइटेरिया। डेमोक्रेसी, this term was derived from the Greek term from the demos plus kratia. डेमोस का मतलब होता है पीपल, जनता, और क्राइटिया मीन्स द रूल। इट मीन्स द रूल ऑफ द पीपल, यानी एक ऐसी शासन व्यवस्था, एक ऐसी गवर्नमेंट का प्रारूप, द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जहां पे जनता शासन करती है। ऐसी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है। अरिस्टोटल के द्वारा एथेंस में दी पॉलिटिक्स बुक में निको मैकियन एथिक्स को दिया गया, निकोमैकियन एथिक्स। और इसमें इन्होंने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में चर्चा की और जो बेसिस बनाया यहां पे वो रूलर को और नंबर्स को, यानी रूलर्स जो हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट में काम करेंगे या पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करें, पब्लिक इंटरेस्ट में। या ऐसा जो शासन होगा, ऐसी शासन व्यवस्था वो कुछ लोगों के द्वारा या सिंगल पर्सन के द्वारा होगी या फ्यू पीपल्स के द्वारा हो रही है या एज अ होल सारे लोगों के द्वारा, ऑल द पीपल्स के द्वारा हो रही है। यानी ये जो गवर्नेंस की व्यवस्था है वो एक लोगों के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा या सभी लोगों के द्वारा या जनता के द्वारा किया जा रहा है। यानी जो इनके द्वारा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को एक्सप्लेन किया गया, उसका जो बेसिस बनाया गया वो रूलर्स के इंटरेस्ट को और नंबर ऑफ द पीपल्स को ग्राउंड्स बनाया गया। ऑन द बेसिस ऑफ द रूलर्स एंड नंबर ऑफ द पीपल्स दे क्लासिफाइड अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। भिन्न तरीकों की उन्होंने फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट्स को बताया। उन्होंने बताया कि यदि कोई भी गवर्नमेंट सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रही है, कोई रूलर या कोई शासक जो गवर्न करता है वो सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहा है, तो ऐसी जो गवर्नमेंट होगी वो बैड गवर्नमेंट्स की श्रेणी में उन्होंने रखा।
यदि वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है तो ऐसी स्थिति में उन्होंने गुड गवर्नमेंट की श्रेणी में रखा, और गुड गवर्नमेंट की श्रेणी और बैड गवर्नमेंट की श्रेणी में भी उन्होंने क्लासिफाई करा। ये गुड एंड बैड, ये जो गुड गवर्नेंस उसमें उन्होंने मोनार्कियल सिस्टम को भी रखा। मोनार्की यानी राजतंत्र के बारे में बात करा। दूसरा उन्होंने एरिस्टोक्रेसी के बारे में बात करी, कुलीन तंत्रों के बारे में, एरिस्टोक्रेसी। एंड थर्ड वन इज डेमोक्रेसी। द पॉलिटी दैट इज द डेमोक्रेसी, और ये गुड गवर्नेंस की श्रेणी में उन्होंने रखा। यानी राजतंत्र जो है वो भी यदि पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहा है तो वो गुड गवर्नेंस की श्रेणी में आएगा। एरिस्टोक्रेसी जो कुलीन तंत्र है, ऐसे कुलीन लोगों के द्वारा यदि राज्य की शासन व्यवस्था को चलाई जा रही। दूसरी डेमोक्रेसी, और यहां पे गवर्नमेंट्स की जो श्रेणी है वहां पे डिक्टेटरशिप का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया कि जो डिक्टेटर गवर्नमेंट है वो वैट गवर्नमेंट की श्रेणी में आ रही। प्लूटोक्रेसी के बारे में बात करी या ओलिगोक्रेसी के बारे में बात करती है। ये जो कैटेगरीज होंगी आपकी, प्लूटोक्रेसी, ओलिगोक्रेसी या डिक्टेटरशिप, ये जो शासन व्यवस्था है आपकी वो वैट गवर्नमेंट की श्रेणी में आएगा। तो मैंने आपको बताया कि एरिस्टोटल ने जो निकोमैकियन एथिक्स में फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट्स की चर्चा करी, दी पॉलिटिक्स किताब में अपनी बुक उनकी जो थी, और उन्होंने फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को जो बेसिस बनाया वो इंटरेस्ट ऑफ द रूलर और नंबर ऑफ द पीपल्स। और यदि गवर्नमेंट या रूलर यदि वो अपने इंटरेस्ट में काम करेगा तो ऐसी जो गवर्नमेंट होगी वो बैड गवर्नमेंट्स की श्रेणी में रखा उन्होंने, और यदि वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेगी तो वो आपकी गुड गवर्नमेंट की श्रेणी में आएगी। और गुड गवर्नमेंट्स फर्दर को क्लासिफाई किया उन्होंने, मोनार्कियल सिस्टम यानी मोनार्की, दूसरा जो है वो एरिस्टोक्रेसी, और तीसरा जो है वो डेमोक्रेसी। मैं वर्ड्स की चर्चा कर रहा हूं, ये पॉलिटिकल थॉट्स में और आगे नहीं लेके चलूंगा आपको। यहां पे डेमोक्रेसी जो है, अब्राहम लिंकन के एक स्टेटमेंट्स को आप देखेंगे तो कहता है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी का मतलब ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल्स। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, डेमोक्रेसी मीन्स ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो जनता की, जनता के द्वारा एंड जनता के लिए की जो शासन व्यवस्था होती है वो आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाती है, डेमोक्रेटिक कंट्री। आप जानते हैं कि भारत के संविधान को लागू होने के बाद इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई। डेमोक्रेटिक कंट्री यानी बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इंडिया है। आज भारत का जो लोकतंत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी में जहां पे जनता जो है, पीपल्स जो होती है, वही रूलर भी होती है और वही शासित भी होती है। यानी यहाँ पे जो जनता है यानी पीपल जो है यहाँ के, ये किसका रोल प्ले करते हैं, एंड ये जस्ट अ रूलर, शासक भी है, और यही कौन है आपका, रूल्ड भी होता है, शासित भी होता है। यानी जनता ऐसे तंत्र में जहां की जनता शासक की भूमिका में भी होती है और शासित भी होती है, ऐसा जो तंत्र होता है वो क्या कहलाएगा, आपका डेमोक्रेसी कहलाएगा। मैंने आपसे बताया कि डेमोक्रेसी वर्ड ही जो है वो डेमोस प्लस क्रेटिया से आया हुआ है, और जहां पे जनता का शासन की बताया। यहाँ पे रूलर इन व्हाट सेंस, किस सेंस में यहाँ पे रूलर की बात करता है, तो पीपल अपने पॉलिटिकल राइट्स को यूज करके, जनता आप क्या देते हैं, आप अपने वोटिंग राइट्स को यूज करते हैं, आप वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, और यही इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो गवर्नमेंट्स को फ्रेम करते हैं, और इन्हीं गवर्नमेंट के द्वारा फिर आप क्या होते हो, रूल्ड होते हो। यानी आपके द्वारा ही इस गवर्नमेंट का क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। गवर्नमेंट जो क्रिएट की जा रही है, यहाँ पे बनाई जा रही है, वो किसके द्वारा की जा रही है, बाय द पीपल। किसके द्वारा, बाय द पीपल, जनता के द्वारा इनको बनाया जा रहा है।
और यदि ये गवर्नमेंट बन गई तो फिर इसी गवर्नमेंट के द्वारा ये जनता जो है वो क्या होती है, रूल होती है। तो ऐसा तंत्र, ऐसा सिस्टम, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे जनता जो है वो शासक के तौर पर होती है और जनता ही जो है वो शासित होती है, ऐसे तंत्र को क्या कहा जाता है, ऐसे तंत्र को डेमोक्रेसी कहा जाता है। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। यानी यहाँ पे सरकार जो है वो किसके द्वारा बनाई जाएगी, जनता के द्वारा बनाई जाएगी। सरकार जो होगी वो किसकी होगी, जनता की होगी। और क्या करेगी, वो उस जनता के बेनिफिट्स के लिए, उसके वेलफेयर के लिए, उसके वेलबींग के लिए, उसके गुड के लिए ऐसी सरकार जो है कार्य करती है। तो ऐसा जो तंत्र होगा वो क्या कहलाएगा, आपका डेमोक्रेसी। यदि हम पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को देखें तो दो तरीके के डेमोक्रेसी आपको नजर आती है। द फर्स्ट वन इज अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरी जो है आपकी वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है वो दो तरीके की है। पहली जो है वो कौन सी है, आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है और दूसरी जो है वो क्या है, आपकी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जहां पीपल जो है, लोग, वो गवर्नेंस में, एडजुडिकेशन में, गवर्नेंस और एडजुडिकेशन ऐसी प्रक्रियाओं में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसी जो डेमोक्रेसी होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाएगी। यानी जहां पे न्याय निर्णय की व्यवस्था में, जहां शासन व्यवस्था में लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है, वो क्या कहलाती है, आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाती है। जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है कि यहां जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है और इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू क्या किया जाता है, गवर्नमेंट्स को चलाया जाता है। और इसीलिए जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये आपके रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स कहलाती है या अकाउंटेबल गवर्नमेंट्स कहलाती है। क्या कहलाएगी ये, अकाउंटेबल गवर्नमेंट्स। फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट्स भी होता है विच इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। ये किसके प्रति जो है जिम्मेदार होती है, अकाउंटेबल होती है लेजिस्लेचर। और यहाँ पे पीपल जो होता है वो डायरेक्टली किसी एडजुडिकेशन में या गवर्नेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता डायरेक्टली। ये कैसे पार्टिसिपेट करता है, इनडायरेक्टली। एंड दैट्स व्हाई दिस सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी इज नोन एज द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये बहुत ही प्रैक्टिकेबल नहीं है, बहुत ही फिजिबल नहीं है। जहां पे जनता कम है, छोटे शहर है, वहां पे ये पॉसिबल है। यानी हर व्यक्तियों का, जनता का वह डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किया जा सके। लेकिन जहां पे जनता की संख्या बहुत ज्यादा है तो वहां पे ये प्रैक्टिकेबल नहीं है कि वो हर कार्यवाही में, राज्य के हर सहभागिता में वो पार्टिसिपेट करें, हर प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट करें। एडजुडिकेशन का हो या गवर्नेंस का हो या पॉलिसी मेकिंग का हो या लॉ मेकिंग का प्रोसेस हो, इसमें डायरेक्टली सारी जनता भाग नहीं ले सकती। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकेबल एंड दैट्स व्हाई वी अडॉप्टेड द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया एक बड़ा देश है, या अक्सर आप देखा होगा कि जनरली जो कंट्रियां हैं वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही फॉलो करती हैं। जैसे स्विट्जरलैंड की बात करो, छोटा सा देश है, वहां पे जो डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है वो कौन सी है, आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। यानी जनता सीधे भाग लेती है वहां के गवर्नेंस में, एडजुडिकेशंस में, ठीक है, पॉलिटिकल अफेयर्स में। लेकिन जो भी बड़ी कंट्रियां हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से क्या करती हैं, गवर्नेंस को चलाती हैं। तो इंडिया ने क्या अडॉप्ट करा, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करा। बोलो। तो मैंने आपसे बताया कि ये जो डेमोक्रेसी है ये अकाउंटेबल गवर्नमेंट्स होती है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स होती है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल होती है, विद केयर एंड कॉशंस से वो अपने कार्यों को करती है। तो सामान्यतः यदि आपसे कोई पूछे कि डेमोक्रेसी क्या है, तो लोकतंत्र एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसी शासन व्यवस्था है, एक ऐसी शासन पद्धति है जहां पे जनता शासक की भूमिका में होता है और शासित की भूमिका में होता है। ऐसा जो तंत्र होगा वो आपका लोकतंत्र कहलाएगा। यानी पीपल जो है क्या है, वो रूलर भी है और रूल्ड भी है।
पहले आप अपने पॉलिटिकल राइट्स को यूज करके आप क्या करते हो, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हो, गवर्नमेंट्स को फॉर्मेशन करते हो, और फिर वही गवर्नमेंट, वही सरकार आपको क्या करेगी, शासित करती है। और ऐसा जो तंत्र और ऐसी जो व्यवस्था है वो क्या कहलाती है, आपकी लोकतंत्र कहलाता है। और ये जो लोकतंत्र है ये दो तरीके का मैंने आपको बताया। पहला जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा जो है आपका इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पब्लिक एट लार्ज जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है ऐसे पॉलिटिकल अफेयर्स में, बट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो जनता है वह इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। और जो भी आपके बड़ी कंट्रियां हैं, बिगेस्ट कंट्रियां हैं बाय द पॉपुलेशंस, ठीक है, पॉपुलेशन के आधार पर जो भी बड़ी कंट्रियां हैं वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करती हैं। इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक बातें क्लियर है। फिर मैं आपसे कहूं कि ये जो डेमोक्रेसी है आपके, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो लोकतंत्र है इसके कुछ लक्षण है कि लोकतंत्र में पहला जो लक्षण है वो कौन सा लक्षण है आपका, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेमोक्रेसी। तो कौन सा लक्षण है, पहली बात क्या होनी चाहिए डेमोक्रेसी में, कि जो भी मेजर डिसीजंस लिए जाएंगे वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के द्वारा इन मेजॉरिटी लिए जाते हैं। पहली चीज क्या होना चाहिए, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के जो लक्षण है वो पहला क्या लक्षण है कि मेजर डिसीजन, जो भी मेजर डिसीजन लिया जा रहा है, बोलो बेटा, मेजर डिसीजंस इज टू बी टेकन बाय द इलेक्टेड गवर्नमेंट और इलेक्टेड लीडर्स। जो भी आप महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, कोई भी पॉलिसीज बना रहे हैं, कोई भी लॉज बना रहे हैं, तो उस पर जो निर्णय लिया जाएगा वो किसके द्वारा लिया जाएगा, इलेक्टेड मेंबर के द्वारा, इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के द्वारा, जो कि मेजॉरिटी में है। ठीक है, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी लोकतंत्र की। इसका मतलब कि जहां पे कोई भी डिसीजन अदर देन द इलेक्टेड मेंबर लिया जा रहा है वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेमोक्रेसी, ये होना चाहिए। और यदि इन कैरेक्टरिस्टिक्स में डेविएशन है तो ऐसी स्थिति में वो कंट्री ट्रू सेंस में डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी देखेंगे कि इंडिया में ये चीजें प्रिवेल कर रही हैं या नहीं करती। अभी मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं। दूसरा जो लक्षण है वो क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। कैसा होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसका मतलब क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, देयर इज अ चांस ऑफ लूजिंग और विनिंग। इनके पास क्या होना चाहिए, जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी कंटेस्टेंट हैं, उनके पास क्या होना चाहिए, चांस होना चाहिए, चांस ऑफ लूजिंग और विनिंग। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये पॉसिबिलिटी बनी रहनी चाहिए, पॉसिबिलिटी बनी रहनी चाहिए। किस बात की पॉसिबिलिटी बनी रहनी चाहिए, कि वो जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। और ये कैसे होगा, बाय द वे ऑफ फेयर एंड फ्री इलेक्शन। यानी चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा इस बात की संभावना हर समय बनी हो कि जो भी पक्षकार हैं, जो भी आपके कंटेस्टेंट हैं, वो जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी चांस होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप फिक्स हो गए। आपने यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी बना ली और आपकी पार्टी यदि ये कंफर्म हो जाए और ये फिक्स हो जाए कि अब आपको ही शासन व्यवस्था को चलाना है, तो ऐसी स्थिति में वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, यानी लोक का तंत्र नहीं रह चुका है। और तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वन पर्सन वन वोट। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है आपका, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू, वन वैल्यू। यानी तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन, उसका जो वोट वैल्यू होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आपका इक्वल होना चाहिए। अब वो आपके महामहिम हो, वो आपके यहाँ के प्रेसिडेंट हो, या आपके यहाँ का एक सामान्य किसान व्यक्ति हो, या एक स्टूडेंट हो, उसकी जो वोट वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। यानी इसका मतलब डेमोक्रेटिक कंट्रियां वो कंट्रियां हैं जहां पे वहां के लोगों के द्वारा और उनके जो वोट वैल्यू है वो क्या हो, सिंगल हो, एक हो, समान हो।
ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, और यदि ये है तो ऐसी स्थिति में वो कंट्री जो है वो आपकी डेमोक्रेटिक मानी जाएगी। अगेन द रूल ऑफ लॉ क्या होना चाहिए? रूल ऑफ लॉ एंड द रिस्पेक्ट ऑफ द राइट क्या होना चाहिए? चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपका? रूल ऑफ लॉ हो और रेस्पेक्ट ऑफ राइट, रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स। बोलो बेटा, ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है? चौथा। पहली चीज मैंने आपको क्या बताया? पहली चीज जो है वो डेमोक्रेसी का द फर्स्ट थिंग इज मेजर डिसीजन मस्ट बी टेकन बाय द इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है। और इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, जो कि एस्टैब्लिश बाय द लॉ है, ऐसी सरकार किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है? किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है? बाय द लॉ, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आपके यहां जो भी गवर्नमेंट्स बन रही है वो कैसे बन रही है? कैसे बन रही है? उसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अथॉरिटी कहां से आ रही गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का? जो शासन व्यवस्था आपकी तैयार होगी वो किसके द्वारा होगी? आपके कॉन्स्टिट्यूशन की। यानी कि ये जो सरकार स्थापित की जा रही है वो किसके द्वारा? विधि के द्वारा, संविधान के द्वारा। और ये संविधान के सम्मत होनी चाहिए, संविधान के अनुरूप होनी चाहिए, और ऐसा जो डिसीजन लिया जाएगा, जो भी मेजर डिसीजन है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द कंट्री और फॉर द कंट्री, ये कैसा होगा? मेजॉरिटी के द्वारा लिया जाएगा। किसके द्वारा लिया जाएगा? मेजॉरिटी। मेजर डिसीजंस, महत्वपूर्ण डिसीजंस जो है वो गवर्नमेंट्स के द्वारा लिए जाएंगे, यानी मेजॉरिटी लिए जाएंगे। तो मेजॉरिटी जो गवर्नमेंट्स होती है वही आपकी क्या होती है? गवर्नमेंट्स को चलाती है। जो मेजॉरिटी है, जिसका बहुमत है, वही सरकार को चलाती है। और ये क्या है? स्टैब्लिश बाय लॉ है, स्टैब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है। और ऐसी ही गवर्नमेंट के द्वारा जो विधि द्वारा स्थापित है उनके द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका मतलब कि यदि कोई ऐसी एंटिटी, ऐसी कोई बॉडी, ऐसी कोई गवर्नमेंट जो इलेक्टेड नहीं है, शासन व्यवस्था तो चला रही है लेकिन वो इलेक्टेड नहीं है बाय द पीपल, तो ऐसी स्थिति में वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। कभी कभी आप देखिए कि आपके आसपास की कंट्रियों में जो सैन्य शासन दिखाई देगा, मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री जो रूल है आपके, पाकिस्तान की बात करूं मैं, तो अक्सर आप ये देखा करते हैं कि वहां का सैनिक शासन की व्यवस्था बना लेते हैं वो। तो ऐसे में यदि किसी आर्मी चीफ के द्वारा यदि किसी भी गवर्नेंस को होल्ड किया जाता है और उसके द्वारा गवर्नमेंट को चलाया जाता है, तो ये ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी को शो करता है, पहले ही कैरेक्टरिस्टिक्स को डेविएट करता है। क्यों? अब आर्मी चीफ इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है और उसके द्वारा जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो मेजर डिसीजंस जो लिए जा रहे हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के द्वारा नहीं लिए जा रहे। लेकिन ऐसे आर्मी के चीफ जब गवर्नमेंट्स में आते हैं तो उनके द्वारा ऐसे मेजर डिसीजन लिए जा रहे हैं, और जो कि वो इलेक्टेड नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ट्रू सेंस में वहां पे क्या नहीं दिखा आपको? ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी नहीं है। इसी तरीके से आप म्यांमार में चले, वहां पे भी क्या किया गया है? वहां पे भी मिलिट्री रूल्स लागू किया गया है। तो मिलिट्री जो रूल्स है वो अपॉइंटेड अथॉरिटी, वो इलेक्टेड अथॉरिटी नहीं है, और उनके द्वारा शासन की व्यवस्था को चलाया जा रहा है और उनके द्वारा मेजर डिसीजंस को लिए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उसे नहीं कहा जा सकता है कि वो ट्रू सेंस में क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्रियां हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स का डेविएशन आप इंडिया में देखिए, 1950 से लेकर के आज तक जो भी शासन व्यवस्था चली है हमारी, वो किसके द्वारा चलाई गई है? इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। कौन है? इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, ठीक है। हमारे यहाँ कभी भी सैनिक शासन की व्यवस्था नहीं, हमारे यहाँ कभी भी कोई सैनिक शासन नहीं लगा, हमारे यहाँ कभी भी कोई तख्ता पलट नहीं हुआ है ना? आप लोगों ने देखा होगा। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका मतलब क्या होगा? ट्रू सेंस में पाकिस्तान में है? आंसर इज नो। म्यांमार में आपको दिख रहा है? आंसर इज नो। दूसरा जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना चाहिए। चलो, ये डेमोक्रेसी की क्या है? बेसिस है, पिलर है, ठीक है। ये अक्सर कहा जाता है, और इसके लिए आपके यहाँ जो व्यवस्था बनाई गई वो इलेक्शन कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया है ना। 324 से लेकर के आपका 329 तक का जो प्रोविजन किया गया है आपका, वो इलेक्शन के बारे में बात किया गया कि हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और जो आपके पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होंगे, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होंगे, वो इलेक्शन कमीशन के सुपरविजन में होंगे विद फेयर एंड फ्री।
ये होगा, वो ऑटोनोमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो अपने हिसाब से क्या करती है, इलेक्शन को कंडक्ट कराती है। कैसा नो? अच्छा, अब आप ये बताइए, इसका मतलब दूसरी वाली लाइन मैंने जो लिखा है, देयर इज अ चांस ऑफ द लूजिंग एंड विनिंग, ये पॉसिबिलिटी बनी रहनी चाहिए। यानी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये जो भी कंटेस्टेंट है उनके लिए ये क्या हो, महत्वपूर्ण हो, ये बात उनके माइंड में होनी चाहिए कि वो जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। इसका मतलब देयर इज नो सर्टेनिटी, इस बात की सर्टेनिटी नहीं है कि आपकी सरकार एक बार आ गई है 5 साल के लिए तो फिर आगे भी चलती रहेगी 5 साल के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब डेमोक्रेसी की ये क्या है, खूबसूरती है। इसका मतलब आपको अगली बार जनता के द्वारा क्या किया जा सकता है, आपके पद से ही हटाया जा सकता है। और ऐसे बहुत सारे लीडर्स आप देखेंगे, ठीक है ना, जो बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर है, जो टॉरिंग पर्सनालिटी है पॉलिटिकल जो है एरिया में, वो भी क्या करते हैं कि इसको अपने सीट को हार जाते हैं। लेकिन ऐसी कुछ कंट्रियां हैं आपकी जो आपको दिखेंगे, ठीक है, जैसे मैं आपको चाइना की बात करूं तो चाइना में क्या है, सीपीसी की व्यवस्था है। क्या है? ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है, उन्हीं मेंबर से ही क्या करना है, आपको इलेक्ट करना है। बोलो भैया, इसका मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है किसी को अदर पर्सन को वोट देने के लिए। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति एक ही कैंडिडेट खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कोई मतलब है? ठीक है, यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप किसी अदर कंटेस्टेंट को इलेक्ट कर सको, तो आपकी मजबूरी है कि आपको क्या करना होगा, उसी को वोट करना। यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि उसे हारने का, उसका एक ही चांस है और वो क्या है, आपका जीतने का चांस है। बोलो भाई, तो ऐसे किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां पे सिर्फ जीतने का ही चांस है, वहां पे डेमोक्रेसी ट्रू सेंस में नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बताया कि चाइना में एक ग्रुप है, वो जो उनकी पार्टीज है, उन्हीं पार्टी से क्या होने वाला है, उनका इलेक्शन होने वाला है। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास कोई फेयर जो है, फेयर चांस नहीं है किस बात का, लूज करने का, तो जीतने का ही है। तो ट्रू सेंस में वहां पे भी डेमोक्रेसी आपको नहीं दिखाई देगी। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ठीक है। अब जरा आप देखो, बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं जहां पे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रियां हैं जहां पे व्यक्तियों के जो वोट वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है, उनके वोट वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। मैं एस्टोनिया की बात करूं, मैं इंडोनेशिया की बात करूं, ठीक है, मैं फिजी की बात करूं, तो ऐसी कंट्रियां हैं जहां पे व्यक्तियों के जो वोट वैल्यू है वो डिफरेंट है। लेकिन इंडिया, चाहे वो कौन हो, आपका प्रेसिडेंट हो, चाहे वो आपके यहाँ का एक किसान हो, चाहे वो आपके यहाँ का एक विद्यार्थी हो, चाहे वो एक आईएएस ऑफिसर हो, हर व्यक्ति की जो वैल्यू है, वोट वैल्यू है, वो क्या है, वो इक्वल है। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, रिलीजन, रेस, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, इन सारे आधारों पर क्या किया गया है, इरिस्पेक्टिव रहते हुए उनकी वोट वैल्यू को क्या किया गया है, एक रखा गया है। तो इंडिया, अभी तक आपने क्या देखा, जो भी हमारे मेजर डिसीजंस हैं वो किसके द्वारा लिए जा रहे हैं, हमारे इलेक्टेड गवर्नमेंट्स की जो मेजोरिटी में। दूसरा, हमारे यहाँ क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है, एंड देयर इज आल्सो अ चांस ऑफ, ठीक है ना। अब आप, अभी वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हुआ था, वहां की जो सीएम महोदय थी वो अपनी ही सीट से हार गई थी, जहां से वो इलेक्ट हो रही थी। ये क्या था, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, ठीक है ना, कि जनता आपको क्या कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है, आप चुनाव हार सकते हैं, ये चांस है आपका। इसका मतलब कि ये क्या है, आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात, ठीक है। दूसरा जो है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, इंडिया में 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तो उसके कई वर्षों के बाद वहां पे वुमेन को वोटिंग राइट्स दिए गए थे। 2015 में आप देखोगे तो सऊदी अरब में वहां के वुमेन्स को वोटिंग राइट्स दिए गए। इंडिया 1950 में 26 जनवरी 1950 को जिस समय संविधान को लागू किया, उसी समय वोटिंग राइट्स किसको दिया, वुमेन्स को। और ये बता दिया गया कि इनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, किसके आधार पर, कास्ट के आधार पर, रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, जेंडर के आधार पर, उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो इंडिया क्या है, ट्रू सेंस में ये क्या है, आपके डेमोक्रेटिक है।
एंड द रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ द राइट्स। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्रियां होती हैं वहां पे क्या होता है, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट लागू होता है। रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट मैंने आपको लेक्चर्स में पहले बताए थे कि रूल ऑफ लॉ डाइसी का प्रिंसिपल था जिसमें 3 बातें बताई गई थी और 2 बातों को हमने एडॉप्ट करा। 3 बातें बताई गई थी जो रूल ऑफ लॉ में डाइसी के द्वारा जो प्रोपाउंड किया गया था उसमें 3 बातें थी। पहली क्या थी, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और रूल अगेंस्ट आर्बिट्ररीनेस। पहली चीज है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और दूसरी चीज थी कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इसका मतलब यदि हम इन दोनों चीजों को देखें, और तीसरा जो था वो डाइसी का वो प्रिंसिपल क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन was the result or is the result of judicial decision and judicial pronouncement। तो हमने तीसरे को डिस्कार्ड किया और दोनों प्रिंसिपल्स को इवॉल्व किया और रूल ऑफ लॉ अपने यहाँ की डॉक्ट्रिन को लागू किया। हमारे यहाँ क्या है, नो वन इज अबव द लॉ। कोई भी व्यक्ति जो है वो विधि से ऊपर नहीं हो सकता। और विधि की बात करें तो फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। और मैं जब आपको फेडरल स्ट्रक्चर्स बताया था तो उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सर्वोच्च है, सुप्रीम है। नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई संस्था हो, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, सभी के सभी जो है वो संविधान के ऊपर नहीं हो सकते। कोई भी व्यक्ति जो है वो संविधान के ऊपर नहीं है एंड दे आर सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब हमारे यहाँ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे किया जाता है। ईच एंड एवरी लॉ एंड पॉलिसी विच इज फ्रेम्ड एंड विच इज मेड बाय द पार्लियामेंट आर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर एनी पॉलिसीज आर एनी नोटिफिकेशन और एनी सर्कुलेशन जो भी दिया जा रहा है वो सारे के सारे कैसे होंगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ होंगे, इन कंसोनेशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। और दूसरा जो प्रिंसिपल है आप ये देखिए, दूसरा क्या है आपका, दूसरा कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ। हर कोई व्यक्ति जो है वो विधि के समक्ष क्या होगा, समान होगा। एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। हर कोई जो विधि के सामने है वो क्या होगा, समान होगा। इसका मतलब लॉ का जो ट्रीटमेंट होगा उसके लिए हर कोई क्या होगा, समान होगा। इसके कुछ डेविएशंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि ये एक्सेप्शन जो है वो सिर्फ उस पोस्ट को दिया गया है। जैसे आर्टिकल 361 में आप देखोगे तो प्रेसिडेंट को, गवर्नर को प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि जब तक वो अपने पोस्ट को होल्ड करेंगे तब तक ना ही कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट किया जाएगा, ना ही प्रोसिक्यूट किया जाएगा, ना ही उसे कंटिन्यू किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे महामहिम को प्रोटेक्ट किया गया है, ये उस पोस्ट को, उस ऑफिस को क्या किया गया है, प्रोटेक्ट किया है। जैसे ही वो उस पद से हटाए जाएंगे या हटते हैं वैसे ही वो एक सामान्य व्यक्ति होंगे और विधि उनके लिए वैसे ही कार्य करेगी जैसे वो बाकी के लिए काम करता है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है, रूल ऑफ लॉ है और वो इंडिया में आपको दिखाई देता है। रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इंडिया में प्रिवेल करता है या नहीं है। इसका मतलब कोई भी चीज जो है वो संविधान के ऊपर नहीं है, ये बात स्पष्ट है। और ये आज भी देख लीजिए कि कोई भी बातें संविधान के ऊपर नहीं है, इसका डेविएशन आपको नहीं दिखता। दूसरा चीज क्या है आपका कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, हर कोई व्यक्ति जो है वो विधि के सामने क्या है, समान है। तो ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपके डेमोक्रेसी के वो इंडिया में प्रिवेल करते हैं। और अभी अभी हाल ही में आपके यहाँ देखिए कि G20 का समिट हुआ था दिल्ली में, जो होस्ट किया गया था, इंडिया ने होस्ट किया था। और वहां पे जो वर्ड्स और जो एग्जीबिशन में लिखा था वो क्या था, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। क्या था, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा आपसे कि वो क्या पर्पस थे और कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थे जहां पे ये शो किया था इंडिया एज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये लिखा था। ये एंशिएंट एरा से आप देखते हुए आओगे तो वो चीजें आपको मिलेंगी कि जो डेमोक्रेसी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स 1950 से नहीं, उसके पहले ही इंडिया में क्या करते थे, प्रिवेल करते थे। लेकिन आज की डेट में ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या रखने हैं, दिमाग में रखने हैं। तो मैंने आपको बताया इन शॉर्ट आप देखिए कि डेमोक्रेसी जो है ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के चलती है। अगेन डेमोक्रेसी के कुछ स्टेजेस होते हैं। पहला जो स्टेज होता है किसी भी डेमोक्रेसी का, जब उसकी वर्थ होती है तो वो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी कहलाती है। कैसी डेमोक्रेसी होती है,
procedural democracy. The first one is a procedural democracy. Again, the second step of the democracy, the advanced stage, discourse oriented democracy. And third one is participative democracy. The first one is a procedural democracy. The first step or first stage, ये नेसेंट स्टेज है आपके किसी डेमोक्रेसी के, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। यानी यहाँ पे जो हमारी पीपल है उसका जो पार्टिसिपेशन होता है इस डेमोक्रेसी में वो उसके प्रोसीजरल पार्ट तक ही होता है। द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल्स इज लिमिटेड ओनली टू द प्रोसीजरल पार्ट ऑफ द इलेक्शन। प्रोसीजरल पार्ट ऑफ द इलेक्शन, प्रोसीजरल पार्ट क्या है मैं आपसे बताऊं कि जनता का जो रोल है यहाँ पे वो क्या है। किसी भी इलेक्शंस के एक प्रोसीजर है उसे फॉलो किया जाता है। अब आप देखते हो कि जहां भी इलेक्शन कराने हैं उसके पहले आपका इलेक्शन कमीशन जो है उसे नोटिफाई करता है, नोटिफिकेशन, फिर उसके बाद आपके यहाँ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट जो है आचार संहिता को लागू किया जाता है, फिर उसके बाद जो है डेट्स को डिक्लेयर किया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है और इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जा रहा है। तो पर्सन जो है उसमें पार्टिसिपेट करके अपने फ्रेंचाइज के राइट्स को यूज करके क्या करता है, गवर्नमेंट्स को इलेक्ट करता है। तो यहां पे आपकी जो सहभागिता है इस डेमोक्रेसी में वो कहां तक है, सिर्फ प्रोसीजरल तक है। आपने वोट करा और वोट करके आप बैठ गए, फिर आगे का जो काम है वो कौन करेगी, गवर्नमेंट कर रही है। यानी आपका जो काम था वो कहां तक था, सिर्फ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, अपने वोटिंग राइट्स को यूज करके यूटिलाइज करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को आगे भेज देना और उसके बाद आपका काम खत्म। ये जो आपका पार्टिसिपेशन है अप टू द प्रोसीजरल लेवल, ये ही डेमोक्रेसी जो है वो क्या कहलाती है, आपकी प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। ठीक है। आगे जब आपका पार्टिसिपेशन यानी पीपल का जो पार्टिसिपेशन है वो डिस्कोर्स में होता है, कहां पे होने लगे, डिस्कोर्स में होने लगे। यानी आपके थॉट्स, आपकी आइडियोलॉजीज, आपके जो ओपिनियंस हैं वो पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी क्या होने लगे, आने लगे। ओपिनियन मेकिंग में और ऐसे लॉ मेकिंग में, ऐसे पॉलिसी मेकिंग जो प्रोसेस है, जो आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स है उसमें यदि आपका पार्टिसिपेशन होता है तो ऐसी जो डेमोक्रेसी होती है वो डिस्कोर्स ओरिएंटेड डेमोक्रेसी होती है। इट इज द एडवांस एंड मैच्योर फॉर्म ऑफ द प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। इसका मतलब कि वहां की जो जनता है उसकी सहभागिता कहां तक हो रही है, सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजरल लेवल तक नहीं रही, वन स्टेप अहेड, उसके आगे के स्टेप में जा रही। आज भी देखिए आपके यहाँ यूसीसी का जो है लॉ लाने की बात हो रही है और यूसीसी पर आपकी ओपिनियन जो है वो मांगी गई है। यहाँ पे आप अपनी ओपिनियन को क्या कर रहे हो, देते हो। इसी तरीके से आपके यहाँ के जो क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट है या जो आपके नए लॉज लाए जा रहे हैं उस पर आपकी ओपिनियंस डिमांड की जाती है और आप अपनी ओपिनियन, अपने थॉट्स, अपनी आइडियोलॉजीज को क्या करते हो, देते हो और गवर्नमेंट उसे क्या करती है, कंसीडर करती है। तो यहां पे जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, आपकी डिस्कोर्स ओरिएंटेड डेमोक्रेसी है। यूसीसी पे अभी देखिए आप लोगों से ओपिनियन मांगी गई थी, आप अपनी ओपिनियन सेंड करिए। इसी तरीके से आपके यहाँ जो 3 क्रिमिनल लॉ जो अमेंड हो रहे हैं आपके यहाँ, जो भारतीय न्याय संहिता आ रही है आपकी, ठीक है, यानी आईपीसी को जो रिप्लेस किया जा रहा है, इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया जा रहा है, इस पर भी आपकी ओपिनियन डिमांड करी गई थी। इसी तरीके से क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जो आया था आपका 2013 का, उस पर जेएस वर्मा की कमेटी पर आपके ओपिनियन की डिमांड हुई थी, आप इस पर बताएं। तो यहां पे आपकी जो ओपिनियन है उसे भी कंसिडर किया जा रहा है। अभी आपका सिर्फ और सिर्फ आप अपने पॉलिटिकल राइट्स को एक्सरसाइज करके बैठने वाले नहीं, यहां पे अब आपके माइंड्स को क्या किया जा रहा है, यूटिलाइज किया जा रहा है। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? यानी ऐसी जो डेमोक्रेसी होगी जहां पे आपकी सहभागिता कहां पे हो, ऐसे पॉलिसी मेकिंग में हो, वहां की ओपिनियन मेकिंग में हो, वहां के लॉज मेकिंग में हो, तब ऐसी जो डेमोक्रेसी होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी डिस्कोर्स ओरिएंटेड डेमोक्रेसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिस्कोर्स। और इसका कुछ कुछ भाग आपको दिखने लगा है।
ठीक है, इंडिया की जो डेमोक्रेसी। एंड द थर्ड वन इज अ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। देखिए, जो हमारी लेजिस्लेचर है उसके द्वारा कुछ लॉ को बनाए जा रहे हैं, लेजिस्लेचर के द्वारा लॉ को फ्रेम किया जा रहा है, बनाया जा रहा है और उसे एग्जीक्यूट किया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा। यानी हमारी जो जनता है ये कौन करता है, एग्जीक्यूटिव का काम कौन कर रहा है। दो तरीके के एग्जीक्यूटिव है आपके पास, एक टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव। टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स है और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं। यानी उस लॉ को, उस पॉलिसीज को जो इन्फोर्स किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, एग्जीक्यूटिव के द्वारा। आइदर इट इज अ टेम्पोररी और परमानेंट। इसका मतलब यहां पे पब्लिक जो है एट लार्ज, जो पीपल है उनका पार्टिसिपेशन नहीं है। जब ऐसी पब्लिक एट लार्ज या सामान्य या जन साधारण ऐसे इन्फोर्समेंट में, ऐसे एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट करने लगेंगे तो ऐसी जो डेमोक्रेसी होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी हमने ये बताया था कि आपके द्वारा जो भी लॉज या पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, इफ यू बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अवेयर सिटीजन ऑफ इंडिया, यदि आप इन पॉलिसीज को देखते हो कि वो किस तरीके से एक्सरसाइज की जा रही है, किस तरीके से एग्जीक्यूट की जा रही है और आपका पार्टिसिपेशन ऐसे एग्जीक्यूशन में आता है, तब ये माना जाएगा कि आपकी जो डेमोक्रेसी है वो कैसी हुई है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी हुई है। ठीक है, कि कौन कर सकता है, एक जागरूक नागरिक। बोलो, इसका मतलब आपके यहां की जो भी स्कीम्स हैं उसके एग्जीक्यूशंस को आप क्या करो, उसमें पार्टिसिपेट करो। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कोई कंस्ट्रक्शंस वर्क हो रहा है, कोई बिल्डिंग्स हो रहा है, कोई स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, कोई स्कीम्स चलाई जा रही हैं, उसमें आपकी सहभागिता हो, उसमें उसके कार्यान्वयन में आपकी सहभागिता हो। ठीक है, ये रेम्युनरेशन की बात नहीं कर रहा हूं। यदि आपने गवर्नमेंट अथॉरिटी में आकर के काम किया वो तो फिर आपकी ड्यूटी होगी। यहां पे एक सामान्य और जन सामान्य की बात कर रहा हूं कि उनकी सहभागिता होनी चाहिए। कैसे, ऐसे एग्जीक्यूशन में। तब ये माना जाएगा कि आपकी जो डेमोक्रेसी है वो प्रोसीजर लेवल से आगे हो चुकी है। क्या हो चुकी है, डिस्कोर्स ओरिएंटेड लेवल से आगे हो चुकी है और वो एग्जीक्यूशन तक क्या करती है, पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, ऐसी जो डेमोक्रेसी है वो एडवांस फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी है। बोलो भैया। तो इंडिया में कुछ हद तक ऐसे कुछ लोग हैं जो कि एज ए एनजीओ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसे एग्जीक्यूशंस को फॉलो करते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट की ये स्कीम नहीं इंप्लीमेंट हो पाई है, वो ऐसा इंप्लीमेंट कराने का प्रयास करते हैं, बट नॉट ऑल द पीपल्स। ठीक है, कुछ हद तक आपको ये आपकी जो दिखेंगे आपको पब्लिक्स के थ्रू जो कि क्या कर रहे हैं, उनके एग्जीक्यूशन को पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पे भाग ले रहे हैं, लेकिन एज अ होल नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे बता रहा हूं कि ये क्या है, आपका नेसेंट फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी है। एडवांस जो फॉर्म है वो डिस्कोर्स ओरिएंटेड डेमोक्रेसी है और जो आपका लास्ट एंड टॉप है वो कौन सा है, आपका पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है। ठीक है, एडवांस फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी है। तो ये तीनों फॉर्मेट जो है वो इंडिया में आपको दिखेंगे। ठीक है, अ लिटिल बिट आपको कुछ मिल रहा है, लेकिन यदि आपकी मैच्योर डेमोक्रेसी लानी है तो आपको एक अवेयर सिटीजन की तरह क्या करना होगा, ऐसे एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट करना होगा। बोलो भैया। तो ऐसी स्थिति में ऐसी जो डेमोक्रेसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पार्टिसिपेटिव। तो मैंने आपसे जो बताया कि डेमोक्रेसी जो है आपकी, वो डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी जो है वो अरिस्टोटल ने अपने निकोमैकियंस एथिक्स में, दी पॉलिटिक्स बुक्स में फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट्स को बताया, जिसका बेसिस जो उन्होंने बनाया था वो किसका बनाया था, नंबर ऑफ पीपल्स का, और दूसरा रूलर के इंटरेस्ट को ग्राउंड्स बनाते हुए। यदि रूलर का इंटरेस्ट जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट पे है, ऐसी गवर्नमेंट्स जो बनेगी, ऐसी जो गवर्नेंस की व्यवस्था आएगी, ऐसा जो तंत्र बनेगा, उन्होंने बैड गवर्नेंस की संज्ञा दी उसे। यदि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कार्य करती है तो वो आपका क्या होगा, गुड गवर्नेंस की श्रेणी में होगा। और गुड गवर्नेंस और गुड गवर्नमेंट्स के फॉर्मेट में उन्होंने 3 बताया था जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जो आपको पढ़ना है, पहली चीज मोनार्कियल सिस्टम, दूसरा जो है वो कौन सा था आपका, दूसरा अरिस्टोक्रेसी, और तीसरा जो है आपका डेमोक्रेसी। ठीक है,
दी पॉलिटी उन्होंने बताया था, दैट इज द डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी वर्ड जो है वो ग्रीस का वर्ड है, एथेंस के निवासी थे एरिस्टोटल जो है, वहां पे लिया गया था। डेमोस प्लस क्राइटिया, डेमोस का मतलब पीपल्स एंड क्राइटिया का मतलब रूल होता है। जहां पे जनता का शासन होता है, जनता का शासन हो यानी रूल ऑफ द पीपल, वो तंत्र क्या कहलाता है? आपका लोकतंत्र कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो भारत है। और अभी मैंने आपको बताया कि हालिया इसे मदर ऑफ द डेमोक्रेसी की संख्या दी गई, मदर ऑफ डेमोक्रेसी की संज्ञा दी गई थी। तो डेमोक्रेसी का फॉर्मेट मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया कि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डेमोक्रेसी का, वो क्या होना चाहिए। उसके लिए पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यानी मेजर डिसीजन मस्ट बी टेकन बाय द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। ठीक है, बाय द मेजॉरिटी। यहाँ पे जो डिसीजन लिए जाएंगे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के द्वारा लिए जाएंगे। इसका मतलब इफ द मेजर डिसीजन इज टेकन बाय अदर देन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, इट मींस देयर इज नो डेमोक्रेसी एट ऑल, वहां पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है। और दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और इस बात की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि जो कॉन्टेस्टेंट है, जो आपका जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला व्यक्ति है, उससे हारने और जीतने की संभावना होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। यदि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है तो ट्रू सेंस में वहां पे डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है। और तीसरी क्वालिटी आपको बताया, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी हर व्यक्ति इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है कि हर व्यक्ति का जो वोट वैल्यू होना चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, यहां पे जेंडर, इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जिन कंट्रियों में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है, 1 वोट 1 वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पे ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया था कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यानी डेमोक्रेटिक कंट्रियां जो होती हैं वहां पे क्या फॉलो किया जाना चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ को फॉलो किया जाना चाहिए, इक्वालिटी बिफोर द लॉ को फॉलो किया जाना चाहिए। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके डेमोक्रेसी में प्रिवेल करने चाहिए। सामान्य तौर पर डेमोक्रेसी को यदि पूछा जाए तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी सामान्यतया जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल के बारे में बात करती है। इसका मतलब जहां पे जनता ही शासक होती है और जहां पे जनता ही शासित होती है, ऐसा जो तंत्र निर्मित होता है वो आपका क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। और फिर मैंने आपको बताया कि स्टेजेस ऑफ द डेमोक्रेसी में, तो स्टेजेस ऑफ द डेमोक्रेसी, पहला जो स्टेज है वो कौन सा है? प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है, जहां पे हमारे यहाँ की पीपल, पब्लिक एट लार्ज जो है, उसका पार्टिसिपेशन इलेक्शंस में वो उसके प्रोसीजरल एस्पेक्ट तक ही होता है, डेमोक्रेसी के प्रोसीजरल पार्ट तक ही होता है। जब इसके आगे जनता का भाग उस ओपिनियन फॉर्मिंग में, उस लॉ मेकिंग में या पॉलिसी मेकिंग्स में आने लगता है, तो ऐसी जो डेमोक्रेसी होती है वो एडवांस फॉर्म होता है और वो डिस्कोर्स ओरिएंटेड डेमोक्रेसी कहलाती है। और तीसरा जो फॉर्मेट है वो आपका, जो तीसरा स्टेज है डेमोक्रेसी का, जो मैच्योर आपकी डेमोक्रेसी हो जाती है, वो आपका पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी होती है, यानी जनता की सहभागिता ऐसे लॉ के, अभी सिर्फ इलेक्शन के नहीं, अभी सिर्फ लॉ मेकिंग के नहीं, अब आपका ऐसे लॉ का जो एग्जीक्यूशन होने वाला है उसमें भी आपका पार्टिसिपेशन होगा। तो भी क्या होगा? अब जरा देखिए ये कौन, यानी ये एक कॉमन पीपल है, कॉमन पीपल ने आपने वोटिंग राइट्स को यूज करके क्या बनाया है? गवर्नमेंट। क्या बना दिया? गवर्नमेंट। तो यहां आपका सिर्फ जो पार्टिसिपेशन है वो कहां तक है? सिर्फ इलेक्शन तक, वोट देने तक है। ये जो डेमोक्रेसी है आपकी क्या हो गई? ये जो डेमोक्रेसी होगी आपकी प्रोसीजरल डेमोक्रेसी होगी। अब ये जो गवर्नमेंट है ये लॉ को बना रही है, बोलो भैया, ये पॉलिसीज मेकिंग का काम करती है या नहीं कर रही है? पॉलिसीज बना रही है। जब इनका पार्टिसिपेशन इलेक्शन के आगे 1 स्टेप अहेड यहां पे आ गया, तो ऐसी जो डेमोक्रेसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? आपकी डिस्कोर्स ओरिएंटेड डेमोक्रेसी। अब ये जो लॉ एंड पॉलिसी बनी है इसका क्या होने वाला है? एग्जीक्यूशन होने वाला है। क्या होने वाला है? और यदि इनका जो पार्टिसिपेशन है वो कहां तक आ गया है? यहां तक आ गया है, तो ऐसी जो डेमोक्रेसी होगी वो क्या हो जाएगी? आपके पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी हो जाएगी। मैच्योर फॉर्म है डेमोक्रेसी का। तो इंडिया को मैंने आपको बताया कि कुछ हद तक यहां पे भी इंडिया नजर आ रही है और कुछ एक्सटेंट तक एग्जीक्यूशन में भी पार्टिसिपेट करती है, ठीक है ना?
तो ये कुल मिलाकर के हमने बताया आपको कि भारत के संविधान के प्रियम्बल्स में जो डेमोक्रेटिक वर्ड्स को यूज किया गया था उसका मायने ये, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, जब हम लोग इलेक्शंस पढ़ेंगे तो वहां पे अगेन इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। अभी मैं प्रियम्बल की चर्चा कर रहा हूं तो प्रियम्बल के वर्ड्स को डिफाइन कर रहा हूं, बहुत ही एलाबोरेटिव फॉर्म में लेकर के नहीं लेके चलेंगे आपको। अगेन जो अगला टर्म है आपका वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक वर्ड है, डेमोक्रेटिक मोनार्क होता है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक मोनार्क भी है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। जैसे इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड क्या है, डेमोक्रेटिक मोनार्कियल सिस्टम। यानी यदि हेड ऑफ द स्टेट की बात करें, जो हेड ऑफ द स्टेट ये कौन है आपका, यदि ये किंग है, हेड ऑफ द स्टेट कौन है, किंग है, तो ये कौन है आपका, ये मोनार्कियल सिस्टम है, ये राजतंत्र है। कैसा है, ये लोकतांत्रिक राजतंत्र है। कैसा है, यदि यहां पे आप बात करें डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, तो डेमोक्रेटिक मोनार्क है वहां, यानी इलेक्शन भी होता है, बोलो वहां के जो पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, उन्हें इलेक्ट किया जाता है, डेमोक्रेसी है वहां पे। और हेड ऑफ द स्टेट जो है वो कौन है आपका, किंग, और कौन है, क्वीन। ठीक है, ये रेक्स है और रेजिना है। कौन है, रेजिना। और यही रेक्स और रेजिना को क्या कहा जाता है, आर कहा जाता है। बोलो भैया, आर। कभी जो आप केस में पढ़ते हैं आर वर्सेस टाल्सन है, आर वर्सेस क्वीन है, आर वर्सेस प्रिंस है, तो ये कौन है, रेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, किंग को, रेजिना किसको कर रही है, क्वीन को, और इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, आर। ठीक है, और इन्हीं को कभी कभी रेग लिख दिया जाता है। तो रेग वर्सेस गोविंदा का केस आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। चलो, तो डेमोक्रेटिक हेड ऑफ जो हेड ऑफ द स्टेट है, यदि वो किंग या क्वीन है, तो ये क्या कहलाएगा, डेमोक्रेटिक मोनार्क सिस्टम। जब आपका हेड ऑफ द स्टेट ये इलेक्टेड है, कौन है, इलेक्टेड है फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर। ये फिक्स्ड टेन्योर के लिए क्या किया जा रहा है, इनको इलेक्ट किया जा रहा है। बोलो बेटा, यहां पे इन्हें एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए इन्हें इलेक्ट किया जा रहा है, यानी चांस हो सकता है अगेन भी इन्हें इलेक्ट किया जा सकता है ना, अगेन भी इन्हें इलेक्ट किया जा सकता है। तो हेड ऑफ द स्टेट यदि आपका इलेक्टेड है तो क्या है, वो रिपब्लिक है। हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड है तो रिपब्लिक है। बोलो, इनका फिक्स्ड टेन्योर होता है, उतने समय के बाद से इन्हें री इलेक्ट किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। अब आप अमेरिका की बात करोगे तो अमेरिका में मैक्सिमम जो लिमिट्स है वो बता दिया गया 2 टाइम्स। कितना पता है, 2 टाइम्स। इंडिया में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं। आर्टिकल 57 पढ़ोगे तो वहां पे सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी री इलेक्टेड, क्या किया जा सकता है, उसे री इलेक्टेड किया जा सकता है। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम टाइम, देयर इज नो डिफाइन। ठीक है, देयर इज नो एनी, तो कब तक कुछ निश्चित नहीं है। अमेरिका में ये बात निश्चित है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जो आपका हेड ऑफ द स्टेट होगा वो कौन है, आपका इलेक्टेड होना चाहिए। यहां पे जो होते हैं हेड ऑफ द स्टेट वो हेरेडिटरी को फॉलो कर रहे हैं। किसको फॉलो करते हैं, हेरेडिटरी। बोलो बेटा, यानी वंशानुगत क्रम में आ रहे हैं, और जबकि यहां पे हेरेडिटरी मेथड्स नहीं है आपका। ठीक है ना। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें, रिपब्लिक। बोलो, यूएसएसआर की बात कर रहे थे, वो क्या था, यूनियन सोशलिस्ट सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, वो क्या है आपके, रिपब्लिक है। ठीक है, उनके यहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो हमारे यहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है आपका, कौन है, इलेक्टेड है। कौन है, इलेक्टेड है। मैं इसी तरीके से अब जापान की बात करूं तो जापान में कौन है, जापान में किंग है। कौन है, डेमोक्रेटिक मोनार्क। क्या है आपका, डेमोक्रेटिक मोनार्क की बात होती है। बोलो बेटा, इसी तरीके से आप कनाडा की बात करोगे तो वहां पे क्या है, डेमोक्रेटिक मोनार्क की बात करेंगे आप। बोलिए, इंग्लैंड में बात करेंगे तो वहां पे क्या है, डेमोक्रेटिक मोनार्क के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमने जो वर्ड यूज किया वो क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कैसा वर्ड यूज किया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और रिपब्लिक का मतलब क्या, रिपब्लिक का मतलब कि व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट, व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट इज टू बी इलेक्टेड, ठीक है, वो कौन होगा, वो इलेक्टेड होगा। ठीक है, फॉर द फिक्स्ड टर्म, फॉर द फिक्स्ड टेन्योर। ठीक है, और यहां पे हेरेडिटिकल व्यवस्था नहीं होगी। तो ये 5 टर्म मैंने आपको बताए। पहला जो टर्म मैंने आपको बताया क्या, कि सॉवरेन कौन होगा, सॉवरेन, सोशलिस्ट
सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 5 टर्म क्लियर हो गए हैं। अगेन जो है आपके यहां ये बताता है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है वो इस बात को इंश्योर करेगी, इस बात की प्रॉमिस करती है कि वो सिक्योर करेगी अपने लोगों को। क्या सिक्योर करेगी? तो सबसे पहली बात जो लिखा हुआ है वो जस्टिस। क्या सिक्योर करेगी? यानी बाय द वे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे लोगों का क्या सुरक्षित किया जाएगा, क्या सिक्योर किया जाएगा? तो जो सिक्योर किया जाएगा वो क्या किया जाएगा? जस्टिस। और यही मैंने आपको बताया था, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रियम्बल। यही ऑब्जेक्टिव्स है। क्या है? ये आपके कोर वैल्यूज हैं जिन्हें क्या किया जाएगा? प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये आपकी फिलोसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसे क्या किया जाना है? लेकर के चलना है आपको। तो जस्टिस, जस्टिस में पहली जस्टिस कौन सी है आपकी? सबसे पहली जो जस्टिस है वो कौन सी है? सोशल जस्टिस। क्या है बेटा? सोशल जस्टिस। दूसरी जो जस्टिस है आपकी कौन सी है? इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। और तीसरा जो है आपका कौन सा है? पॉलिटिकल जस्टिस। कौन सी? पॉलिटिकल जस्टिस। तो 3 तरीके की जस्टिस को क्या किया जाएगा? सिक्योर किया जाएगा। ये पहला ऑब्जेक्टिव है आपके प्रियम्बल का थ्रू जो लाया जा रहा है। बोलो। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये समझ लेना चाहिए कि जस्टिस है क्या, और सोशल जस्टिस क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, और पॉलिटिकल जस्टिस क्या है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले तो ये समझ लें कि आप जस्टिस है क्या। ठीक है? देखिए आपके यहां के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग हैं, यानी फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही विजनरी लोग थे, बहुत ही विजनरी थे। उन्होंने एक एक वर्ड्स पर क्या करा है? एक एक वर्ड्स पर रिसर्च करा है, एक एक वर्ड्स को कंसेंसस से पास करा है। ठीक है ना? ईच एंड एवरी वर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज पास्ड बाय द कंसेंसस। किससे गया है? मेजॉरिटी से पास नहीं हुए। किससे पास नहीं हुए हैं? मेजॉरिटी से पास नहीं हुए। बोलिए, मेजॉरिटी से नहीं पास किया गया है। यानी हर शब्दों पर क्या किया गया है? सारे लोगों के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कन्विंस किया गया है, और सारे लोगों ने कन्विंस है तो ही उन्हें क्या किया गया है? पास किया गया है। ठीक है ना? तो हमने जो क्रम लिया हुआ है, ईच एंड एवरी वर्ड्स एंड ईच एंड एवरी टर्म्स, ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके पीछे की फिलॉसफी है, दर्शन ये है कि सबसे पहले जो जस्टिस आपको प्रोवाइड की जाएगी वो कौन सी जस्टिस प्रोवाइड की जाएगी? सोशल जस्टिस। एंड आफ्टर दैट जो जस्टिस सिक्योर की जाएगी वो कौन सी होगी? इकोनॉमिक जस्टिस होगी। और तीसरा जो है आपका कौन सा होगा? पॉलिटिकल जस्टिस होगा। ठीक है? तो जस्टिस एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है आपका? एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जो कि चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। इट इज अ वेरी ऑब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या है? एक आइडियल्स है। मैं आपसे बता रहा हूं प्रियम्बल्स में जो भी बातें हैं वो क्या है आपकी? एक आइडियल्स है। हम इन जस्टिस के बारे में कल आपसे बात करेंगे। करेक्टिव जस्टिस क्या होता है, रिफॉर्मेटिव जस्टिस क्या होता है, अरिस्टोटल ने जस्टिस के बारे में कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ था, और ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है या ये जो करेक्टिव या रिफॉर्मेटिव जस्टिस है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से प्रिवेल करती है, सोशल जस्टिस क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, और पॉलिटिकल जस्टिस क्या है, ये कल एक अगेन अगले लेक्चर्स में जो है वो कंप्लीट करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।